Hello everyone, in this video we are going to discuss numerical problems based on a very important chapter of class 12 chemistry, that is chemical kinetics. So let's start with the first question. A first order reaction is found to have a rate constant K equal to 5.5 into 10 raised to minus 14 per second. Find the half life of the reaction. तो आप लोगों को already पता है what is the formula for half life of the reaction. The formula that is T half is equal to, you know that is 2.303 log 2 and the value of 2.303 log 2 is 0.693 divided by K. So you already know the value of K, so you can directly put the value of K in the equation. So this is 0.693 divided by 5.5 into 10 raised to minus 14 and the answer will be in seconds. So please tell me the answer. What is the answer of this question? Second question is, if half-life period of a first order reaction is X and 3/4 life period of the same reaction is Y, how are X and Y related to each other? So I have already told you, मैंने आप लोगों को भी बताया था कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है T हाफ का जो फॉर्मूला होता है that is X, उसकी वैल्यू उसने बताई है X, तो ये कह रहा है X is equal to, मैंने आपको बोला था that is 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय K. तो 2.303 log 2 की जो वैल्यू होती है वही 0.693 होती है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं ताकि कैंसलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो. नाउ लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. एंड द सेकंड इज द सेम रिएक्शन, जो सेम रिएक्शन के लिए जो 3/4 लाइफ पीरियड होता है दैट इज Y. तो Y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 by K into log concentration of reactant, that is initial concentration of reactant by जो final concentration of reactant है. तो 3/4 लाइफ पीरियड ऑलरेडी हो चुका है, तो कितना बचा हुआ है that is 1/4 बचा होगा केवल, तो डिवाइडेड बाय 1/4 into R0. तो यहाँ पे आप R0 से R0 कैंसिल कर सकते हो, 4 ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो आपको मिलेगा Y is equal to 2.303 by K log 4. तो ये आपको मिलेगा 2.303 by K log 4. इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2, राइट. बहुत सिंपल आपके पास इक्वेशंस होगी, दो इक्वेशंस आपके पास बन रही है. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन 1 को अगर डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 2.303 by K कैंसिल हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x बाई वाई की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू log 2 बाई log K. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x बाई वाई इज इक्वल टू, x बाई वाई की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू log 2 बाई log 4. तो log 2 बाई log 4, बाकी सब तो कैंसिल हो जा रहा है. और आपको पता है log 4 को मैं log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि 2 log 2. तो x बाई वाई की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू x बाई वाई इक्वल टू log 2 बाई 2 log 2. देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो log 2 आप कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट. सो द आंसर दैट यू गेट इज 2x is equal to y. So this is the relationship between x and y. The relationship is 2x is equal to y. तो यही पूछा जा रहा था, what is the relationship between x and y. तो this is how you can find the relationship between x and y. The next question is hydrogen peroxide H2O2 aqueous decomposes to H2O and O2 in a reaction that is a first order in H2O2. ये first order reaction है and rate constant की जो value है that is 1.06 into 10 raised to minus 3 minute. So how long will it take for 15% of the sample of H2O2 to decompose? तो 15% डिकम्पोज हो जाएगा. तो ध्यान रखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. अगर 15% डिकम्पोज हो जाएगा तो हमको जो कंसंट्रेशन लिखना होता है, जो रिएक्टेंट बच जाता है वो कितना होगा, 15% तो ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा कितना इसमें दैट इज 85%. तो इसका आप ध्यान रखोगे तो सीधा हम फॉर्मूला यूज करेंगे. टाइम का जो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू होता है हमारे पास 2.303 डिवाइडेड बाय K इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको आप R0 से डिनोट करते हो, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन. तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, ये फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम करें इसमें, तो फाइनल कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है कि जो 15% है वो डिकम्पोज हो चुका है, तो फाइनल कितना बचा दैट इज 85% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. तो दैट इज 85/100 इंटू
आर नॉट। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, आर नॉट से आप आर नॉट कैंसिल कर दोगे तो टी की जो वैल्यू होगी टी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2.303 बाई के की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 1.06 इंटू 10⁻⁻3। और ये ध्यान रखिए पर मिनट में है, तो जो टाइम पीरियड आएगा आपके पास वो मिनट में आएगा इंटू log 100/85। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t इन द फर्स्ट क्वेश्चन। और सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी सिमिलर क्वेश्चन है सेकंड, यहाँ पे 85% कंप्लीट अगर रिएक्शन हो चुकी है तो 85% कंप्लीशन पे कितना टाइम पीरियड होगा वो आपको बताना है कि कितने टाइम में आपकी रिएक्शन जो है वो 85% कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 85% जो सैंपल है वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो 85% अगर डिकम्पोज हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास यहाँ पे 15%। तो यहाँ पे 85 की जगह पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है आपके लिए, तो सेम क्वेश्चन रहेगा। तो जो सेकंड पार्ट में जो टी होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए जो टी होगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2.303। और क्योंकि सेम रिएक्शन है द वैल्यू ऑफ के विल बी 1.06 इंटू 10⁻⁻3 log 100/15। यहाँ पे log 100/15 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू भी मुझे बताइए आंसर में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन सेकंड क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition, calculate half life of this reaction। तो आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन की। सो दैट इज क्वाइट सिंपल, आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू फाइंड करके आप टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमको 40 मिनट्स दिया हुआ है तो आपको पता है टी इक्वल टू जो होता है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज 40। टी इक्वल टू कितना है 40। तो टी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 2.303 बाय आपको दिया हुआ है के ही आपको पता करना है, राइट, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर से ध्यान रखिए 30% डिकम्पोज हो चुका है। तो 30% डिकम्पोज हो चुका है तो 70% बच जाएगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, दैट इज 70/100 इंटू आर नॉट। तो आर नॉट से आप आर नॉट कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 40 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सी इक्वेशन मिल रही है, दैट इज 2.303 बाय के इंटू log 100/70। तो इसको आप 10/7 लिख सकते हो। 10/7 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 1.428 और log 1.428 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है। तो के इक्वल टू यहां से हो जाएगा 2.303 बाय 40, यही आपको पता करना है, log 10/7 मैंने आपको बोला कि 1.428 होता है, तो log 10/7 यानी कि 1.428 की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेता हूँ जो आपको इक्वेशन में दी है, दैट इज 0.1548 और ये आपको वैल्यू मिल गई के की। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है, हाफ लाइफ पता करना है। तो हाफ लाइफ आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो के की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, के की ये वैल्यू आप पुट कीजिए और आपको टी हाफ की वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी कि हाफ लाइफ मिल जाएगी। तो प्लीज टेल मी द आंसर अगेन। The next question that you have is a reactant has a half life of 10 minute। तो किसी भी reactant के लिए half life जो है उसकी 10 मिनट है। Calculate the rate constant for the first order reaction। तो first order reaction अगर इसमें होती है तो rate constant की वैल्यू आपको पता करनी है। What fraction of reactant will be left after an hour of the reaction has occurred। अगर 1 hour हो चुका है तो 1 hour के बाद आपका कितना कंसंट्रेशन बच जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स। तो ऑल यू हैव टू डू इज टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, राइट। तो आपको के की वैल्यू पूछी जा रही है अगर आपको टी हाफ दिया गया है। तो टी हाफ आपको पता है ऑलरेडी, दैट इज 10 मिनट्स। तो आप लिखोगे 10 इज इक्वल टू 0.693 बाय के। तो यू कैन से के इज इक्वल टू 0.693 बाय 10। तो ये हो जाएगा 0.0693 पर मिनट। यूनिट ध्यान रखिए क्योंकि 10 मिनट यहाँ पे दिया है तो दैट इज पर मिनट, तो आपको चेंज नहीं करना है। नाउ व्हाट
फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आवर ऑफ द रिएक्शन हैज अकर्ड। तो अगर 1 घंटे की रिएक्शन हो चुकी है तो उसके बाद 1 घंटे के बाद कितना कंसंट्रेशन बच जाएगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज टू यूज द फॉर्मूला ऑफ टी, जो टाइम का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के इंटू लॉग आर नॉट बाय आर। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय आर, फाइनल कंसंट्रेशन। तो आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है, तो टाइम आपको ऑलरेडी पता है 60 मिनट्स है, तो आप 60 पुट कीजिए। 60 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 0.0693 इंटू लॉग आर नॉट बाय आर। तो लॉग आर नॉट बाय आर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो लॉग आर नॉट बाय आर की ही वैल्यू आपको पता करनी है पहले, और वहीं से आपको कंसंट्रेशन के बारे में पता चलेगा। नाउ इसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये जो वैल्यूज हैं ये हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लॉग आर नॉट बाय आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय आर इक्वल टू हमारे पास है 60 इंटू 0.0693 डिवाइडेड बाय 2.303। तो यहां से आर नॉट बाय आर की जो वैल्यू आएगी, आर नॉट बाय आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग। तो इसका आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। एंटी लॉग ऑफ व्हाट, एंटी लॉग किसका आप कैलकुलेट करोगे, एंटी लॉग ऑफ जो वैल्यू आएगी इसका जो प्रोडक्ट होता है इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये होता है लगभग 1.8 के आसपास आता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं लिख रहा हूं। तो यहां से आर की जो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू पता करनी है, आर इक्वल टू हो जाएगा आपका आर नॉट बाय एंटी लॉग ऑफ 1.8। तो ध्यान रखना आर इक्वल टू मीन्स कंसंट्रेशन जो होगा दैट इज 1 अपॉन एंटी लॉग ऑफ 1.8 की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो 1 अपॉन एंटी लॉग ऑफ 1.8 इंटू आर नॉट, ये चीज ध्यान रखना। तो आर नॉट के इतना टाइम्स हो जाएगा आर की वैल्यू। तो यही पूछ रहा है कि कितना कंसंट्रेशन बच जाएगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता है, वो तो जो फाइनल कंसंट्रेशन मिलेगा आपको वो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन की ही टर्म्स में मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.6 मोल पर लीटर टू 0.2 मोल पर लीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल आपके पास क्वेश्चन है। आपको बोला गया कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास है और आपको बताना है कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी अगर जो कंसंट्रेशन है, ध्यान रखिए कंसंट्रेशन कहां से कहां चेंज कर दिया हमने, 0.6 से 0.2 मोल पर लीटर कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि 5 मिनट्स में। तो टाइम का फॉर्मूला जो होता है सेम के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि के इक्वल टू हो जाता है 2.303 डिवाइडेड बाय टी, राइट। तो टी इक्वल टू 2.303 बाई के होता है, तो के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग के साथ क्या आता है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब क्या करेंगे हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, मुझे सब कुछ ऑलरेडी पता है। तो के इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2.303 बाय टाइम आपको ऑलरेडी पता है, टाइम दिया हुआ आपको 5 मिनट्स। देखिए अगर मिनट्स में लिखा हुआ है तो के की वैल्यू भी पर मिनट में ही लिखिए, राइट। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है दैट इज 0.6 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 0.6 डिवाइडेड बाय फाइनल दिया हुआ आपको 0.2 मोल पर लीटर, तो डिवाइडेड बाय 0.2। तो सिंपल था ये, बस आपको सारी वैल्यूज ऑलरेडी पता चल गई। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी 2.303 बाई 5 लॉग 6/2 होता है आपका 3, 2.303 बाई 5 लॉग 3 आपका के की वैल्यू होगी। तो लॉग 3 की वैल्यू निकाल के आप के की वैल्यू मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। याद रखिए क्योंकि आपने टाइम मिनट में लिया हुआ है तो के की वैल्यू आएगी पर मिनट में। तो whatever is the answer it will be in per minute, तो ये आपका आएगा पर मिनट में। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन in A is 0.0030 mole per liter per second. How long will it take for initial concentration of A to fall from 0.1 to 0.075
मोलर, तो 0.1 मोलर से 0.075 मोलर तक जाने में कितना टाइम इसको लगेगा। तो यहाँ पे हम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, T इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज R नॉट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय K। तो वैल्यू आपको सबकी पता है ऑलरेडी, तो टाइम आपको पूछा गया है। सो दिस इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.1 मोल, तो दैट इज 0.1 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज 0.075 डिवाइडेड बाय K। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K की वैल्यू आपको दी है 0.0030, तो दैट इज 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकंड। सो इसको आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे तो इट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.33 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए मोल पर लीटर पर सेकंड में था, तो आंसर विल बी इन सेकंड। सो दिस इज 8.33 सेकंड। तो दिस इज योर टाइम पीरियड 8.33 seconds. The next question is the decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. If rate constant is 4 into 10 raised power minus 3 molar per second, how long will it take to reduce the initial concentration of NH3 from 0.1 to 0.064? तो इसके लिए भी आप वही करोगे, सेम क्वेश्चन है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 0.1 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन 0.064 डिवाइडेड बाय K, तो दैट इज 4 into 10 raised power minus 3। तो प्लीज टेल मी द आंसर। इसका आंसर क्या होगा, सेम क्वेश्चन था जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया। सो व्हाट इज द आंसर, लेट मी नो इन कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस 20 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन। तो 25% डिकम्पोजिशन के लिए इसको 20 मिनट लगता है। कैलकुलेट टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सिंपल सा आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है T इक्वल टू, पहली कंडीशन लगाते हैं हम, तो इसको T1 मान लेते हैं। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज R नॉट बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो 25% ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुका है, तो कितना बचेगा 75% बचेगा, तो डिवाइडेड बाय 75/100 R नॉट। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नाउ R नॉट से आप R नॉट कैंसिल कर सकते हो, सो यू कैन से T1 इज इक्वल टू 2.303 बाई K लॉग 75/100 दैट इज 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा दैट इज 4/3। सो लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ अगेन दूसरा कंडीशन ये पूछा है कि जो टाइम होगा, राइट, जो टाइम होगा T1 की जो वैल्यू है ये हम पुट कर देते हैं। T1 की वैल्यू हमारे पास है 20 मिनट्स, तो इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 20 इज इक्वल टू, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। नाउ सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन बनेगी 75% कंप्लीशन के लिए। तो 75% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, उसके लिए मान लेते हैं टाइम क्या है T है, तो T इक्वल टू 2.303 बाय K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज R नॉट डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो कितना परसेंट रिएक्टेंट बचेगा 25, तो 25/100। तो ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि 75% कंप्लीशन लिखा रहता है, डिकम्पोजिशन लिखा रहता है, तो वो 75% ही कर देते हैं। तो ध्यान रखिए जितना बचता है आपको उतना करना है। तो R नॉट कैंसिल, 25/100 दैट इज 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो T इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2.303 बाई K लॉग 4। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, तो इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, तो 2.303 K बाई 2.303 बाई K, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास देखिए बचेगा क्या, बहुत छोटी सी क्वांटिटी आपके बचेगी, T/20 इक्वल टू लॉग 4 डिवाइडेड बाय लॉग 4/3। जस्ट आपको ये वैल्यूज रखनी है। तो आपको ऑलरेडी इक्वेशन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको वैल्यूज ऑलरेडी दी हैं। द वैल्यू ऑफ log 2 इक्वल टू 0.301, ओके, और log 3 की वैल्यू भी आपको दी हुई है, log 4 की वैल्यू भी दी है। तो हमको केवल log 4 की वैल्यू चाहिए दैट इज 0.6021, और log 3 की वैल्यू आपको 0.4771 पुट करनी है। तो सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको ऑलरेडी पता है
t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू log 4 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया था, दैट इज 0.6021 डिवाइडेड बाय ये log 4 021 माइनस log 3 की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी दी है, दैट वाज 0.4771। जो भी आपको वैल्यू दी है वो आप वैल्यूज पुट कीजिए और आपको मिल जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अगेन प्लीज टेल मी द आंसर इन योर कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन आपके पास है N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2। तो N2O5 से मिलता है हमको NO2 एंड O2 मिलता है। नाउ T जो दिया हुआ है, राइट, तो टाइम दिया हुआ है इन सेकंड्स और कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये N2O3 नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज N2O5। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज गिवन, मोलर कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है इसमें, ये सेकंड एंड दिस इज थर्ड। कब? टाइम पे, जब 0 सेकंड आपके पास टाइम, तो ये दिया हुआ है, 300 सेकंड्स है तो ये दिया हुआ है, और 600 सेकंड्स है तो आपको कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है शो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेसिकली जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज्यादा आते नहीं है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वैल्यू सही आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, के की वैल्यू हम निकालते हैं, तो के की वैल्यू हर बार सेम आनी चाहिए। अगर दोनों बार सेम आती है तो हम क्या मान सकते हैं, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं हम इन दोनों को, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन के आपके पास ये दिया हुआ है और फाइनल कंसंट्रेशन फर्स्ट कंडीशन के लिए 300 सेकंड के बाद ये दिया हुआ है। तो आप के की वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो के इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2.303 बाय टाइम कितना है हमारे पास, सेकंड, 300 इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 1.6 इंटू 10⁻⁻²। इसको माइनस नहीं है, इसको कंफ्यूज मत करना, माइनस नहीं है वो, डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10⁻²। तो 10⁻², 10⁻² कैंसिल, 1.6 बाय 0.8 दैट इज 2। तो log 2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज 0.3010। तो k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 300। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो ये आपको k की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो k की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी यहां से, दैट इज इक्वल टू 2.31 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर। अब हम दूसरी कंडीशन भी देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, k इज इक्वल टू हम रख सकते हैं 2.303, जिस समय दूसरी कंडीशन में अगर टाइम कितना हो जाता है 600 सेकंड हो जाता है, इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास था जब 600 सेकंड्स के बाद, दैट इज 0.4 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय 600, दैट इज log 4। तो ये हो जाएगा 4। तो log 4 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है, द वैल्यू ऑफ log 4 इज इक्वल टू 0.6021। तो ये वैल्यू हो गई। नाउ अगेन इफ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, यहां से अगर आप वैल्यू ऑफ के देखोगे तो दैट इज अगेन 0. और यू कैन से 2.31 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड द टी हाफ लाइफ आपको अब कैलकुलेट करनी है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ, दैट इज 0.693 बाय के। तो देखिए के दोनों बार सेम आया था, तो वहां से प्रूव हो गया कि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले में ये वैल्यू एकदम सही बैठ के इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो दैट इज इक्वल टू 0.693 बाय वैल्यू ऑफ के, दैट इज 2.31 इंटू 10⁻³ दैट इज टी हाफ इक्वल टू 300 सेकेंड्स। तो आप इसको लगभग 300 सेकेंड्स के आसपास से आंसर आ रहा है। तो टी हाफ इक्वल टू 300 सेकेंड्स। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्टेंट होगा, टू इट्स
1/10 वैल्यू। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का उसकी 1/10 वैल्यू तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, तो वही ये पूछ रहा है। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो आपको ऑलरेडी पता है T इक्वल टू, यहाँ पे उसने ऑलरेडी दी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू दिया है उसको, R इक्वल टू इसने दिया 1/10 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज R0। तो यहाँ से आप देख सकते हो R0 बाई R, यहाँ पे आप देख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ R0 बाई कंसंट्रेशन ऑफ R दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10। तो जस्ट R0 बाई R की वैल्यू आप 10 पुट कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि ये जरूरी होती है क्वेश्चन में। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, द वैल्यू ऑफ K, वैल्यू ऑफ K इज 60 पर सेकेंड। तो ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड द टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, जस्ट पुट द वैल्यू। तो T इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2.303 बाई K, व्हाट इज K, 60 पर सेकेंड इंटू लॉग R0 बाई R। तो लॉग R0 बाई R में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज 10। तो T आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। द वैल्यू ऑफ log 10 इज 1। तो टाइम आपको बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाएगा 0.0384 सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, SO2Cl2 का फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन अगर होता है तो आपको ये डेटा दिया हुआ है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, आपको वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं कि हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है रिएक्शन है SO2Cl2 फॉर्म्स SO2 प्लस Cl2, राइट। नाउ कंसंट्रेशन एट T इक्वल टू 0, अगर टाइम 0 है उस पे कंसंट्रेशन, एंड एट टाइम अगर हमारे पास T है। मान लेते हैं कि जो इनिशियल प्रेशर था इसका P, राइट, P नॉट मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर इनिशियल मान लेते हैं P नॉट है। और आपको पता है कि धीरे धीरे SO2Cl2 का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, तो इसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे, इसका जो पार्शियल प्रेशर है धीरे धीरे कम होता जाएगा। इनिशियली ये फॉर्म नहीं हुआ था, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इन दोनों का दैट इज 0। इनिशियल पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा इनका, 0। अब हम क्या करेंगे, हमको एक चीज नोट करनी है। मान लेते हैं जो फाइनल कंडीशन में जो प्रेशर होता है इसका मान लेते हैं P हो जाता है, इसका P हो जाता है। तो जितने मोल्स इसके डिसोसिएट हुए हैं इतने SO2 और Cl2 के फॉर्म हुए हैं, तो इसका फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, इसका मतलब यानी कि P0 माइनस P, राइट। P0 माइनस P क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर जितने मोल्स इसके डिसोसिएट होंगे SO2Cl2 के, उतने ही मोल्स SO2 के बनेंगे। तो ये जो प्रेशर P आ रहा है वो SO2Cl2 के डिसोसिएट होने की वजह से आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो टोटल प्रेशर रहेगा आफ्टर टाइम T, तो टोटल प्रेशर SO2Cl2 का प्लस SO2 का प्रेशर प्लस इसका, तो इन सबको ऐड करो तो P0 माइनस P प्लस P प्लस P, तो एक P से एक P कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आपको मिल रहा है P0 प्लस P। तो ये ध्यान रखना, P टोटल जो होगा आपका दैट इज P0 प्लस P। तो P की जो वैल्यू है, हमको अगर P की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप P की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो P इक्वल टू टोटल प्रेशर को मान लेते हैं PT, इसको हम PT से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास PT माइनस P0, PT यानी कि टोटल प्रेशर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। PT इज टोटल प्रेशर एट टाइम T। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे इक्वेशन K के लिए होती है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन जो होती है K के लिए, वैसे ही हम इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो आप इनिशियल, जैसे हम कंसंट्रेशन लेते हैं इनिशियल और फाइनल, वैसे हम प्रेशर भी लेंगे। ये इनिशियल प्रेशर P0 है और फाइनल प्रेशर हमारे पास है P0 माइनस P। तो वैसे ही हम फाइनल प्रेशर भी लेंगे। तो P0 हमारे पास इनिशियल प्रेशर है, फाइनल क्या है P0 माइनस P। तो इसका आप ध्यान रखोगे, फाइनल प्रेशर होगा किसका, SO2Cl2 का, वो लिख सकते हो, याद रखिए फाइनल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। फाइनल प्रेशर जो होगा, जैसे हम कंसंट्रेशन के लिए करेंगे वैसे ही प्रेशर के लिए भी करेंगे। तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा किसका, SO2Cl2 का, क्योंकि मुझे इसी का पता करना है ना। तो फाइनल प्रेशर क्या होता है आपको पता है, दैट इज P0 माइनस P। तो P की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज PT माइनस P0। तो P0 माइनस PT माइनस P0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2P0 माइनस PT। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2P0 माइनस P।
अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से, तो पहले हम के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला क्या रखेंगे, दैट इज 2.303 बाय टी लॉग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज इनिशियल प्रेशर पी नॉट डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर हमारे पास कितना है, दैट इज 2 पी नॉट माइनस पी। तो जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन होता है, वैसे इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर होगा, तो 2 पी नॉट बाय पी टी, यहाँ पे पी नहीं है, यहाँ पे पी टी होगा। नाउ अब देखिए हमको क्या क्या पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए हमको क्या क्या पता है यहाँ पे, तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हमको दिया हुआ है टाइम, राइट, और इनिशियल प्रेशर देखिए, इनिशियल प्रेशर जो था वो टोटल प्रेशर था, यानी कि पीटी की वैल्यू थी, पीटी की वैल्यू थी इनिशियल, दैट इज 0.4। तो जो टोटल प्रेशर था इनिशियल पी नॉट के इक्वल है, तो पी नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.4, और जो फाइनल है आफ्टर टाइम टी, ये किसकी वैल्यू है, दैट इज पीटी, टोटल प्रेशर दिया हुआ है ना, तो पीटी की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, दैट इज 0.7। तो बस पी नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0.4 और पीटी की वैल्यू भी हमारे पास है 0.7। तो और टाइम पीरियड आपको ऑलरेडी दिया हुआ, कितने टाइम के बाद हो रहा है, 100 सेकंड्स के बाद, तो टाइम भी हम पुट कर देते हैं, दैट इज 100 सेकंड। तो हमको सब कुछ ऑलरेडी पता है, जस्ट हमको यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग, आपको बोला था दैट इज इक्वल टू 0.4, प्रेशर आपको ऑलरेडी दिया हुआ था 0.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पी नॉट, तो 2 इंटू 0.4 मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं यहाँ पे, दैट इज 0.8 माइनस 0.7, तो दिस इज योर आंसर। तो आंसर आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, टाइम की जो वैल्यू है, टाइम की वैल्यू में मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दैट वाज 100 सेकंड, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 100 सेकंड्स। तो यहाँ से के की जो वैल्यू मिलती है आपको, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, 0.8 माइनस 0.7 दैट इज इक्वल टू 0.1, तो log 4 मिलेगा हमको यहाँ से, तो दैट इज 2.303 बाय 100 log 4, तो 2.303 बाय 100 log 4, log 4 की वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में ऑलरेडी बताई जा रही है, दैट इज 0.6021, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ log 4। सो यहाँ से के की वैल्यू जो आपको मिलेगी, आपको के की वैल्यू पता करनी थी, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 1.387 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रेट कांस्टेंट, ये आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। नाउ आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। तो जैसे हम कंसंट्रेशन के लिए करते हैं, वैसे प्रेशर के लिए भी इक्वेशन रखेंगे अगर गैसेस में ये रिएक्शंस होगी तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट्स फॉर completion of 60%, find the time when 90% of reaction will be completed। Again it is 60% completion, 60% completion के लिए कितना टाइम लगता है, 100 मिनट्स लगते हैं। तो ये पूछ रहा है 90% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 90% कंप्लीशन के लिए कैसे निकालेंगे हम टाइम, तो सेम वही हम क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वही कंडीशंस अप्लाई कर लेते हैं। तो शुरू में टी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो टी इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में दिया 100 मिनट, तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, टी इक्वल टू 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज R0 बाय फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज 60%, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो कंसंट्रेशन कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा, 40% ही बच जाएगा, तो कंसंट्रेशन कितना बचा, दैट इज 40/100 R0, राइट। नाउ R0 से आप R0 को कैंसिल कर लीजिए, राइट, 4/10 आप इसको लिख सकते हो। तो हमारे पास ये जो 4/10 है, 10 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या रही फर्स्ट, दैट इज 100 इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 10/4। सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं। सेकंड कंडीशंस के लिए, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, when 90% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, अगर 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए मान लेते हैं टाइम कितना लगता है, टी, लेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, वो आप लिख लेना बी टी, तो उसको हम टी मान लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग
इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज आर नॉट बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो 10% ही बचेगा, तो 10/100। आप 90 मत लिख लेना गलती से भी, बहुत सारे बच्चे, अगेन मैं कह रहा हूँ आप बहुत बार ये गलती करते हो, प्लीज इस गलती को एग्जाम में मत कर देना। तो 10% ही बचेगा क्योंकि 90% कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ना कि आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, जो रिएक्टेंट बचता है वो 90% है या रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाती है। अगर रिएक्टेंट 90% बचा हुआ है तो आप आर को जो है वो 90% ऑफ आर नॉट लिखोगे, लेकिन यहाँ पे 90% कंप्लीट हो चुकी है तो 10% ही बचेगा। तो आपको क्या मिला यहाँ से, T इक्वल टू 2.303 बाय के, और आपको पता है log 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी log 10, तो इतना ही आपको मिलेगा। तो दैट इज 2, इक्वेशन 2 आपको ये मिल गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑल यू हैव टू डू इज टू डिवाइड। तो यू हैव T/100, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है T/100 इज इक्वल टू 1/log 10/4। व्हाट इज log 10/4, दैट इज log 2.5, तो log 1/log 2.5। तो T आपको मिल रहा है, T इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 100/log 2.5। तो इसकी वैल्यू आप मुझे बताइए, व्हाट इज द आंसर, कितना टाइम लगेगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, फॉर अ रिएक्शन A plus B forms product, the rate is given by rate equal to K into concentration of A into concentration of B. How is the rate of reaction affected if the concentration of B is doubled? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रेट आपको दिया हुआ, देखो रेट को हम R मान लेते हैं, यहाँ पे R से मैं डिनोट कर लेता हूँ रेट को। तो रेट इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ये कह रहा है कि अगर रेट ऑफ B जो है, मतलब सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ B को मैंने डबल कर दिया, अगर कंसंट्रेशन ऑफ B डबल कर दिया, तो R जो है उसको मान लेते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसका R को हम मान लेते हैं R'। तो R' इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ E ऐसे ही रहेगा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है, वो तो R है, तो R' इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू R। बहुत ही सिंपल था। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो बी डबल्ड। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ B डबल कर दोगे तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए इसका क्या कह रहा है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। तो आपको मैंने बताया था कि जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसी का कुछ बता रहा है, उसी के बारे में कुछ बता रहा है कि अगर A की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, तो आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि अगर किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस बहुत एक्सेस में है और वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिस सब्सटेंस की प्रेजेंस एक्सेस में है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो थ्रू आउट एक जैसे रहता है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी ही नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो केवल किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट दैट इज B। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उस केस में, तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ B ओनली, केवल B पे ही डिपेंड करेगी। तो B की पावर कितनी है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ B⁻1 एक ही है। तो यही पूछा है कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, इस केस में ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में जो ओवरऑल ऑर्डर होगा दैट इज 1, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कितनी है, 1। वैसे तो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर भी 1 है और B की पावर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाता है, लेकिन क्योंकि A उसने ऑलरेडी बताया कि ये एक्सेस है, तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का 1 ही होगा। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को देख के। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट है इसका, ये कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। देखिए इसी में है ये, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, सेम क्वेश्चन। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 30 मिनट्स लेती है 50% कंप्लीशन के लिए। तो 30 मिनट्स, वही टाइम का फॉर्मूला लगाइए 50% कंप्लीशन के लिए, और आपको 90% कंप्लीशन के लिए पता करना है। तो 50% कंप्लीशन यानी कि हाफ लाइफ को बता रहा है, तो सीधा फॉर्मूला यूज कीजिए, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाय के, राइट।
और दूसरा क्या बोल रहा है 90% कंप्लीशन के लिए। तो यहाँ से आप के की वैल्यू 50%, ये आपको 30 मिनट्स दिया हुआ है, यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लीजिए। के इक्वल टू क्या हो रहा है 0.693/30। ध्यान रखिए ये पर मिनट में आ जाएगा, राइट। तो पर मिनट में ये आपको के की वैल्यू मिल गई। नाउ अब हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू 90% कंप्लीशन के लिए। तो 90% कंप्लीशन के लिए आप टाइम निकालोगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 2.303/k। तो कि आपको ऑलरेडी पता है log R0/R। तो R0/R, R कितना है दैट इज 90% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, तो 10% बचा, दैट इज 10/100 R0। नाउ R0 से आप R0 अगेन कैंसिल कर दोगे, 10/100 दैट इज 1/10, तो log 10 ऊपर चला जाएगा, log 10 इज 1। तो t इक्वल टू जो आ रहा है हमारे पास दैट इज 2.303/k। k की वैल्यू आपको पता है दैट इज 2.303/k क्या हो जाएगा 0.693 इंटू 30। सो ये आपको टाइम मिल जाएगा। और टाइम ध्यान रखना इट विल ऑलवेज बी इन मिनट। टाइम कैसे मिलेगा आपको, मिनट्स में मिलेगा। सो प्लीज टेल मी द आंसर, इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट फॉर मोस्ट रिएक्शन बिकम डबल व्हेन देयर टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 to 308 केल्विन, कैलकुलेट देयर एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको इनकी एक्टिवेशन एनर्जी का पता करना है। आर की वैल्यू दी है आपको, आर आपको पता है दैट इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको दी है दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए आपको पता है ऑलरेडी log K2/K1, आपको कंडीशन पता है log K2/K1 इक्वल टू क्या होता है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं EA से। तो EA/2.303R, ये आपको पता होना चाहिए, EA/2.303R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। बेटा ये फॉर्मूला हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है कभी भी अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात आती है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में अगर रिएक्शन चेंज होती है। तो बोला जा रहा है कि K2/K1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है डबल। तो K2 और K1 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो जब भी आपको दिया जाता है डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है तो K2/K1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो जस्ट आपको सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है। तो K2/K1 कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 और R की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी दिया दैट इज 8.314 इंटू 1/T1। टेम्परेचर देखिए T1 कितना है 298 केल्विन, तो 1/298 और फाइनल कितना है 1/308। तो बड़ा सिंपल सा आपके पास एक क्वेश्चन था, जस्ट आपको EA की वैल्यू पता करनी है यहाँ से। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA। log 2 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 0.301। तो प्लीज टेल मी द आंसर व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो आपके पास आएगी वो जूल में ही आएगी, ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी विल बी इन जूल, क्योंकि R की वैल्यू आपने जो ली है दैट इज इन जूल पर मोल पर केल्विन। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप यहां से निकाल सकते हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 times व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 320 केल्विन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। सो वी हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। तो आप यूज कर सकते हो log K2/K1। तो यहाँ पे देखो 4 times हो जाता है, तो K2/K1 की मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। तो log K2/K1 क्या हो जाएगा 4, तो log 4 इज इक्वल टू EA, आपको EA की वैल्यू ही पता करनी है, डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 8.314। तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 8.314 इंटू 1/T1। तो टेम्परेचर ध्यान रखना हमेशा हम केल्विन में लेते हैं, तो यहाँ पे केल्विन में ऑलरेडी दिया हुआ, तो दैट इज 1/300 माइनस 1/320। तो यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। तो आपको ऑलरेडी पता है log 4 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.6021 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 इंटू
8.314 इंटू आपको पता है 1/300 320 माइनस अगर आप एलसीएम लोगे 320 माइनस 300 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 320। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिल जाएगा तो ई ए की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ ई ए दैट इज इक्वल टू 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 320। तो ध्यान रखना 300 इंटू 320 भी यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 20। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। Our next question is a first order reaction is 50% completed in 40 minutes and 300K and 20 minutes at 320K। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन की आपको कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी। log 2 log 4 दोनों की वैल्यू दी है, R की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहां से आप K1 और K2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन जो है एट 300 केल्विन पे, तो वहां पे आप K1 आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है दैट इज 0.693 बाई टी हाफ। टाइम कितना होता है बाई टी, टाइम कितना हमारे पास 40, क्योंकि आपको पता है टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई के। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। तो वहां से आपको के की वैल्यू मिल गई। नाउ K2 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाई 20। तो यहां से आपको K2 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो K1 और K2 की वैल्यू आपको बहुत इजीली यहां से मिल जाएगी और आपको यही वैल्यू चाहिए थी। तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि K1 की जो वैल्यू होगी दैट इज 0.0173 पर मिनट। ये पर मिनट में आपको मिलेगी 0.0173 पर मिनट, क्योंकि टाइम किस में है मिनट में। और उसी तरीके से K2 की जो वैल्यू होगी दैट इज 0.0346 राइट पर मिनट। ये भी किसमें होगी पर मिनट होगी, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो सब कुछ आपको देखिए ऑलरेडी गिवन है, K1 गिवन है, K2 गिवन है, उसके अलावा आपको टेम्परेचर गिवन है, R की वैल्यू पता है। तो जस्ट आप सेम फॉर्मूला यूज कीजिए। तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास दैट इज log K2 बाई K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा EA बाय 2.303। सेम क्वेश्चन बन गया। देखिए K2 की वैल्यू आपको पता है, K1 की वैल्यू पहले K2 बाई K1 की वैल्यू पता थी पिछले क्वेश्चंस में। इस समय हमको पहले K2 निकालना पड़ा फिर K1 निकालना पड़ा इंटू R की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दी गई है इंटू 1/T1। टेम्परेचर T1 आपको दिया था फर्स्ट कंडीशन में 300 केल्विन था माइनस 1/T2 दैट इज 1/320। जस्ट आपको E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जस्ट कैलकुलेशन बची है, ये कैलकुलेशन करके मुझे आप EA की वैल्यू बता सकते हो। सो प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ EA की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन ये दिख रही है कि log K इक्वल टू 14.2 माइनस 1 इंटू 10⁴ बाई T इंटू K। तो ये log K की वैल्यू आपको दी है और आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट E फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट K इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड भी 200 मिनट्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको K की वैल्यू पता करनी है और आपको किस चीज की वैल्यू पता करनी है, साथ में रेट कांस्टेंट यानी कि K की वैल्यू भी पता करनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी और K दोनों की वैल्यू हम पता कर लेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसको हम कंपेयर करते हैं एरहेनियस इक्वेशन से। तो एरहेनियस इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता होगी। एरहेनियस इक्वेशन क्या कहती है, एरहेनियस इक्वेशन कहती है log K की जो वैल्यू होती है log K इक्वल टू log A क्या होता है आपको पता है दैट इज एरहेनियस कांस्टेंट। तो A होता है एरहेनियस कांस्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA बाय 2.303 RT बाय 2.303 RT। तो इसको हम कंपेयर करते हैं एरहेनियस इक्वेशन से। वैसे एरहेनियस इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है। एरहेनियस इक्वेशन कहती है कि K इक्वल टू क्या होता है A इंटू ई रेस्ट पावर माइनस EA बाय RT। तो वहां से ये लॉग में कन्वर्ट करते हैं जब इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हमको मिलती है। तो ये आपके पास हो गई एरहेनियस इक्वेशन। अब इस एरहेनियस इक्वेशन की हेल्प से हम पता करेंगे क्या जो वैल्यू है EA की यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की, ये E यहाँ पे EA होगा। तो इसको ध्यान रखिए, एक्टिवेशन एनर्जी पता करनी है और साथ में हमको K की वैल्यू भी पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे
इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं तो आपको मिलेगा log a की वैल्यू। तो log a की वैल्यू को हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि log a की वैल्यू पूछी नहीं गई हमको केवल एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है। तो सेकंड वाला पार्ट जो है इस इक्वेशन का, ये वाला पार्ट, उसको इसके सेकंड वाले पार्ट से कंपेयर करते हैं। तो t वाला जो पार्ट है उसको इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दैट इज EA, यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, दैट इज EA बाय 2.303 RT इज इक्वल टू, वो पार्ट कितना है क्योंकि माइनस में है दोनों, इक्वल टू, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 10⁴ डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ पे आप चाहो तो t से t को इजीली कैंसिल कर सकते हो और यहाँ से आपको एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्ट मिल गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2.303 इंटू आर की वैल्यू आपको दी है, दैट इज 8.314 इंटू 10⁴। तो यहाँ से आपको मिल गई एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना तो यहाँ पे काफी इजी था हमारे लिए। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.91 इंटू 10⁵ जूल। तो ये मिल गई आपको एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपको पता करना है किसका, के की वैल्यू का। तो के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, के की वैल्यू क्या होती है 0.0693 बाय टी हाफ। तो आपको इस इक्वेशन में टी हाफ ऑलरेडी दिया हुआ है कि टी हाफ देखिए वो दिया हुआ आपको 20 मिनट्स, तो टी हाफ आपको 20 मिनट्स दिया हुआ क्वेश्चन में। तो जस्ट आप के की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। तो के की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, के इक्वल टू कितना होता है 0.693 बाय टी हाफ। टी हाफ कितना है हमारे पास, टी हाफ था हमारे पास 200 मिनट्स, तो डिवाइडेड बाय 200 कर दीजिए। तो ये जो भी आंसर आएगा, ध्यान रखिए पर मिनट में ये आंसर आने वाला है, तो पर मिनट जो भी आएगा। और अगर आपको पर सेकंड में आंसर चाहिए तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कर सको। तो अगर आप मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो जो आंसर मिलेगा आपको पर सेकंड में मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, दोनों पे दिया हुआ है आर 0.2 एंड 0.7, राइट। तो ये पर सेकंड होगा, ओके यहाँ पे सेकंड गलती से लिख दिया, इसको पर सेकंड कर लीजिए रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल से है, आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे भी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो जनरली आपने देखा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी ही कैलकुलेट करने के लिए आ रही है। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, log K2 बाई K1। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ log K2 बाई K1। K2 कितना दिया हुआ है 0.07, तो log 0.07 बाय K1। K1 कितना दिया हुआ आपको 0.02, राइट, इज इक्वल टू आपको ऑलरेडी पता है दैट इज EA डिवाइडेड बाय 2.303। तो मैं लिख लेता हूँ 2.303 R की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज 8.314, राइट, इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/T1। तो 1/T1, T1 कितना है 1/500 माइनस 1/T2। तो 1/T2 कितना है हमारे पास, T2 है हमारे पास 700, तो माइनस 1/700 हो जाएगा। जस्ट आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आप केवल और केवल EA की वैल्यू पता करनी है, बाकी सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है। तो आप यहाँ पे मुझे EA की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सो प्लीज टेल मी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। The decomposition of A into product has a value of K as 4.5 into 10⁻³ at 10 degree Celsius. Okay, and energy of activation भी आपको दिया हुआ है 60 किलोजूल पर मोल। At what temperature would K be 1.5 into 10⁴ per second? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए गलती आप क्या करते हो, सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये K की वैल्यू पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे जो K की वैल्यू है वो ये हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, यहाँ पे 10⁻³ नहीं, यहाँ पे 10⁻³ ही होगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है log K2 बाई K1। तो K2 किसको माने हम, इसको 1.5 इंटू 10⁻⁴ को। तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ बाई K1। K1 कितना है हमारे पास 4.5 इंटू, इसको करेक्ट कर लीजिए 10⁻³ होगा, इंटू 10⁻³ इक्वल टू हमारे पास EA है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमको दी हुई है और वो दी है हमको 60 किलो जूल। तो यहाँ पे ध्यान रखिए एक्टिवेशन एनर्जी जो हमको दी है वो 60 किलो जूल दी है, जूल नहीं दी है। तो इसको जूल में आपको कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ जूल
डिवाइडेड बाय, आपको ऑलरेडी पता है डिवाइडेड बाय 2.303 RT। तो R कितना हो जाएगा, R है हमारे पास 8.314, ये आपको ऑलरेडी पता है, इंटू 1/T1 जो कि आपको दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे फिर से गलती नहीं करनी है, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और मैंने आपको बोला है टेम्परेचर आपको हमेशा लेना है केल्विन में। तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 283 केल्विन, तो 1/283 माइनस वो टेम्परेचर हमको नहीं पता तो उसको 1/T मान लीजिए, तो उसको हम 1/T मान लेंगे और यहाँ से जस्ट आपको जो वैल्यू पता करनी है दैट इज द वैल्यू ऑफ T। सिर्फ और सिर्फ T की वैल्यू आपको पता करनी है यहाँ से। तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है, तो बहुत इजीली आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको T की वैल्यू पता करनी है, तो बाकी वैल्यूज आप इजीली कैलकुलेट करके T की वैल्यू को पता कर सकते हो। 4.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, The rate of reaction becomes 4 times when the temperature changes from 293 to 313। देखिए सेम क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, तो वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे log K2। K2 कितना है हमारे पास, हमको K2/K1 ऑलरेडी दिया हुआ है, 4 टाइम्स हो जाता है, तो log K2/K1 कितना आ जाएगा 4। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, ओके। तो log K2/K1 यानी कि log 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास EA दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R की वैल्यू आपको दी हुई है, R इक्वल टू दिया हुआ है 8.314, नहीं भी दिया होता है तो आपको याद हो ही गया होगा 8.314 इंटू 1/T1, तो टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ है 1/293। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी केल्विन में है, बाय 1/313। तो बस आपको यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है। तो यहाँ पे मुझे बताइए आप एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी, और ये चीज ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे जूल में ही आएगी, तो कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो 25% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लेती है, ये 10 मिनट्स लेती है, तो इसकी आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो क्या करेंगे, जो हम फॉर्मूला K की वैल्यू पता करेंगे, तो K इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2.303 बाई T, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं, इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज R0 बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 25% डिकम्पोज अगर हो जाता है सब्सटेंस तो कितना बचता है 75%, तो 75% कितना होता है R0 का 75/100 इंटू R0, तो R0 से आप R0 कैंसिल कर दोगे, ओके 75/100 दैट इज 3/4, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 3/4। सो 4 को आप ऊपर भेज दोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से K इज इक्वल टू 2.303/10। ध्यान रखना क्योंकि टाइम मिनट में है तो यहाँ पे पर मिनट में आपका आंसर आएगा, तो दैट इज 0.2303 राइट इंटू log 4/3। तो log 4 और log 3 दोनों की वैल्यू आपको दी गई है, ये वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। तो यहाँ से मुझे मिल गई K की वैल्यू। आपको पूछा गया है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, दैट इज T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K, और K की वैल्यू ये रही जो कि आपको कैलकुलेट करके पहले पता करनी है, या अगर कैलकुलेट नहीं भी करते हो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो T हाफ आपको मिल जाएगा। तो सो प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इस क्वेश्चन का भी आप मुझे आंसर बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डज इट से, ये कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स हो जाती है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313। सेम क्वेश्चन है देखिए, और एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट EA एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया आपको। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे log K2/K1, तो log K2/K1 क्योंकि ये 4 टाइम्स हो जाता है तो ये 4 हो जाएगा, तो log 4 इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314, इसको पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, 8.314 इंटू 1/T1 1/293 माइनस 1/313। जस्ट आपको जो काम करना है दैट इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है एक EA की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से भी आप EA की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो है, A reaction is first order in A and second order in B। ओके, एक रिएक्शन है जो
ए के लिए क्या है फर्स्ट ऑर्डर की और बी के लिए सेकंड ऑर्डर की है। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो आपको पता है रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू, देखो एक एक करके हम पार्ट करेंगे इसका। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इसके लिए क्या है फर्स्ट ऑर्डर की, मतलब इसकी पावर 1 हो जाएगी, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पावर 2, क्योंकि बी के लिए क्या है सेकंड ऑर्डर की है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने के लिए बोला गया है, तो रेट को हम क्या लिखते हैं, माइनस डी बाई डी टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर, तो माइनस डी आर बाई डी टी, ये हो गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो आपको ये फर्स्ट पार्ट यहां से मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट इसका आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया। तो आप इस तरीके से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड, तो जो रेट है उसको कैसे अफेक्ट होता है वो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स 3 टाइम्स, अगर जो ए बी का कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो जाता है, इंक्रीज करके कितना हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू रेट डैश करते हैं हम रेट, क्योंकि हमारा पुराना रेट था जब कंसंट्रेशन इतना था। अब क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, वो तो सेम रहेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ बी जो होगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब बी की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। और आपको पता है ये कितना था, ये आपका ओरिजिनल रेट था, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 9 टाइम्स हो गया ओरिजिनल रेट का। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, द रेट बिकम्स 9 टाइम्स, रेट क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। और सेकंड पार्ट है इसका, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अब इस समय ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो उससे देखते हैं फर्क क्या पड़ता है। पिछली बार हमने कंसंट्रेशन ऑफ बी ट्रिपल किया था, इस समय केवल ए और बी दोनों का करना है, लेकिन डबल करना है इस बार, तो ट्रिपल नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा नया रेट, तो इसको, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में रेट, इसको डबल डैश से शो कर लेते हैं, डबल डैश इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ बी का क्या है होल स्क्वायर है। नाउ दैट विल बी इक्वल टू, ये आप देख सकते हो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 2 है और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 इंटू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी होल स्क्वायर। और ये था आपका ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स, कितने टाइम्स हो गया 8। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, भले ही बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी ये क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको डेटा दिया होता है, राइट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4, तो ये 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपको दिए हुए हैं, और डेटा दिया हुआ है आपको। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है NO का मोलर कंसंट्रेशन, फिर Cl2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एंड देन आपको दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2। तो ये 3 चीजें आपको दी हुई हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी टेबल हो गई, राइट। और आपको पूछा गया है कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट लॉ। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि रेट इक्वल टू, अब वो कहां से लिखेंगे हम, रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है NO रेस्ट पावर अल्फा इंटू दूसरा रिएक्टेंट क्या आपके पास Cl2 रेस्ट पावर बीटा। लेकिन मुझे यहाँ पे अल्फा बीटा तो पता ही नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंटल, मैंने बताया था ना आपको, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ही हमको इन एक्सपेरिमेंट से पता करनी है। तो देखिए रेट आपको ऑलरेडी पता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO रेस्ट पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेस्ट पावर बीटा। अब यही वैल्यूज पुट करके हमको क्या करना है इक्वेशन में, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एक्सपेरिमेंट, ये वैल्यूज पुट करके हमको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है अल्फा और बीटा की, और वही वैल्यूज वापस पुट कर देंगे तो हमको ये एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ मिल जाएगा इजीली। तो बस एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ पता करने के लिए हमको क्या करना है, केवल और केवल अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम करेंगे एक्सपेरिमेंट से। तो देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि Cl2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन और रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा। अगर
तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका हाफ होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो कहाँ दिया हुआ है, लास्ट में। बस ये लास्ट में देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से वैल्यू पुट करते हैं लास्ट में। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो दैट इज 0.6 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज 0.6 लिखता हूं मैं, इक्वल टू क्या होता है, के। तो के की वैल्यू लिखता हूं, के की वैल्यू भी नहीं पता मुझे तो के ही लिख लेता हूं, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। कंसंट्रेशन ऑफ NO दिया हुआ है दैट इज 0.15 आपको दिया हुआ है, 0.15 रेस्ट पर अल्फा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। तो Cl2 का भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो 0.15 रेस्ट पर बीटा। इसकी पावर क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो लेट अस से इट इज अ इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए, अब ये इक्वेशन 1 हो गई। वैसे ही आप ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज यूज करके आप एक और इक्वेशन बना सकते हो। कौन सी, सेकंड एक्सपेरिमेंट से। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखिए जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है दैट इज 1.2। तो ये 1.2 है, तो 1.2 हम लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.2 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, आपके पास NO दिया हुआ है इस समय भी कितना है, 0.15 ही हमारे पास। तो 0.15 रेस्ट पर अल्फा इंटू 0.3 जो कंसंट्रेशन है किसका, Cl2 का, वो हो जाता है 0.3 रेस्ट पर बीटा। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। नाउ मैं लिख नहीं रहा हूं, कह रहा हूं आपको लिखना है कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से अगर आप इक्वेशन 1 को डिवाइड करोगे तो देख सकते हो आप, के से के कैंसिल हो जाएगा, 0.15 रेस्ट पर अल्फा, 0.1 रेस्ट पर 5 अल्फा। तो 0.15 रेस्ट पर अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोनों में। तो बचेगा क्या हमारे पास, दैट इज 1.2 बाय 0.6, 1.2 बाय 0.6 ये हमारे पास बच रहा है केवल। ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये हो जाएगा 0.3 बाय 0.15 रेस्ट पावर बीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बाय, क्योंकि दोनों की पावर बीटा है, बाय 0.15 रेस्ट पावर बीटा। तो बहुत ही सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 1.2 बाय 0.6 आपको ऑलरेडी पता है, 1.2 बाय 0.6 दैट इज 2, और 0.3 बाय 0.15 वो भी होता है 2 रेस्ट पावर बीटा। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बेस सेम है, इस तरफ पावर 1 है और इस तरफ बीटा है। तो इसका मतलब कंपेयर करोगे पावर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर 1 हो जाएगी। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1। तो बीटा की वैल्यू आपको मिल गई ऑलरेडी 1। अब आपको अल्फा की वैल्यू भी पता करनी है। तो अल्फा की वैल्यू पता करने के लिए हम थर्ड एक्सपेरिमेंट भी ले लेते हैं। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो, थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको के की जो वैल्यू है, मतलब रेट की जो वैल्यू है दैट इज 2.4, और Cl2 का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.15 ही दिया हुआ है, और NO का कंसंट्रेशन 0.3 दिया हुआ है। तो थर्ड में हम पुट करते हैं, राइट। तो थर्ड में हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक और इक्वेशन हमको यहाँ से मिलेगी। इक्वेशन क्या मिलेगी हमको यहाँ से, इक्वेशन 3 क्या मिलेगी, 2.4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, के इंटू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसका, NO का, कंसंट्रेशन ऑफ NO दिया था दैट इज 0.3 रेस्ट पर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब जो आपके पास Cl2 है, Cl2 का कंसंट्रेशन आपको कितना दिया हुआ था, 0.15, राइट। तो ये कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.15 रेस्ट पर, ये हो जाएगा बीटा, और यहां से ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 3 से हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को अगेन। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को कैंसिल कर रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए के कैंसिल हो जाएगा, इस समय 0.15 कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल क्या होगा, ये वाला 0.15 रेस्ट पावर बीटा और 0.15 रेस्ट पावर बीटा। तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, केवल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दैट इज 2.4 बाई 0.6 हमारे पास बचेगा 2.4 डिवाइडेड बाय 0.6 इक्वल टू, सब कुछ कैंसिल हो चुका है, हमारे पास बच रहा है यहाँ पे 0.3 बाय 0.15 रेस्ट पर अल्फा। तो अब ये अल्फा की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो 2.4 बाय 0.6 दैट इज 4 इक्वल टू हो जाएगा 0.3 बाय 0.15 दैट इज 2 रेस्ट पर अल्फा। तो अब आपको क्या करना है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस्ट पर 2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेस्ट पर अल्फा। नाउ बेस सेम है, बेस सेम करना जरूरी है आपके लिए, तो बेस सेम है तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ओके, अल्फा की वैल्यू भी मिल गई, बीटा की वैल्यू भी मिल गई। नाउ यू कैन राइट इजीली द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप इजीली लिख सकते हो अब, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट आपको यही पूछा था। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO रेस्ट पावर अल्फा, अल्फा कितना था, स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेस्ट पावर बीटा। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बीटा, 1।
तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। द सेकंड क्वेश्चन वाज फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जरा फर्स्ट इक्वेशन की सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने रखी थी, फर्स्ट इक्वेशन में जो रेट की वैल्यू थी फर्स्ट इक्वेशन में, दैट इज 0.6 इक्वल टू हम लिख सकते हैं के की वैल्यू हमको नहीं पता, वही पता करनी है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO इन फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 0.15। अब हमको अल्फा पता चल गया, दैट इज 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 का भी कंसंट्रेशन था 0.15। तो यहां से आपको के की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो आपको पता करनी है यहां से द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू कैसे पता करोगे आप, जस्ट डिवाइड करो दूसरी साइड, तो आपको मुझे यहां से के की वैल्यू भी बतानी है। और यहाँ पे आपको एक और पार्ट पूछा था कि व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट 4। तो Cl2 में जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा इनिशियल, वो क्या होगा, तो उसके लिए मुझे पहले के की वैल्यू पता करनी जरूरी है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, दैट इज 177.51। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 177.51 पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मिनट में इसकी यूनिट आएगी। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आपको पूछा है, लास्ट पार्ट, की जो एक्सपेरिमेंट 4 था उसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता करना था, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो जस्ट आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। एक्सपेरिमेंट 4 की मैं वैल्यूज लिख लेता हूं, आपको मैंने एक्सपेरिमेंट 4 बताया था। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 177.51 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो है आपके पास NO का कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता था एक्सपेरिमेंट 4 में कितना दिया हुआ था, दैट इज 0.25 रेस्ट पावर अल्फा भी आपको पता है, दैट इज 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 0.25 अगेन। तो आप यहां से रेट बताइए, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट इज इन मोल पर लीटर पर मिनट में होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है पर मिनट में ही, पर मिनट के हिसाब से दिया हुआ है, तो इसीलिए मोल पर लीटर पर मिनट में ही आपको मिलेगा आंसर। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।